पाचन तंत्र का जटिल भोजन रासायनिक पदार्थ और सरल भोजन कोशिका में औषधि पाचन कहलाता है। यानी कि जटिल भोजन को रासायनिक पदार्थ द्वारा सरल भोजन कोशिकाओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन अपचय प्रक्रियाएं। पाचन कौन सी प्रक्रिया है? तो पाचन अपचयन प्रक्रिया है। बड़े से छोटा अपचयन यानी कि बड़े से छोटा अपचयन यानी कि बड़े भाग को छोटे भाग में बदलना अपचयन प्रक्रिया है, इसलिए पाचन अपचयन प्रक्रिया है। कार्बोहाइड्रेट पाचन स्टार्च मंड ग्लूकोज। प्रोटीन पाचन अमीनो अम्ल और वसा पाचन गिल्सरॉय और प्लस वसीय अम्ल। वसा गिल्सरॉय प्लस वसीय अम्ल। प्रोटीन पाचन अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट पाचन स्टार्च मंड ग्लूकोज। पाचन तंत्र पढ़ते हैं। पाचन तंत्र में आहार नलिकाएं 9 मीटर लंबी होती हैं। आहार नलिकाएं कितने मीटर लंबी होती हैं? तो 9 मीटर लंबी होती हैं। 9 मीटर लंबी होती हैं। मुख से दांत व जीभ लारी ग्रंथि होती हैं। मुख से दांत व जीभ लारी ग्रंथि में आते हैं। भोजन नलिकाएं आमाशय पेट में जठर ग्रंथियां होती हैं। आमाशय और छोटी आंत में यकृत अग्न्याशय ग्रंथि होती है। यानी कि छोटी आंत में यकृत और अग्न्याशय होती हैं। बड़ी आंत और गुदा द्वारा मुख्य गुहा दांत स्टडी ऑफ टीथ ओडिएंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी कहलाता है। यानी कि स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है? तो ओडोंटोलॉजी कहलाती है। मानव के दांत के लिए द्विबार दंती यानी कि पहला द्विबार दंती दंती और विषम बारी दंती और पेनापन व नुकीला दंत। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। यानी कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के इंसिजर आगे होते हैं काटने कुतरने वाले, और कैनियस रदनक चीरफाड़ यानी कि कैनियन रदनक चीरफाड़ करने वाले, और प्रीमोलर इसे अग्र चवर्णक कहते हैं। प्रीमोलर को अग्र चवर्णक कहते हैं और मोलर को चवर्णक कहते हैं, यानी चबाना वाला मोलर और प्रीमोलर अग्र चवर्णक, और कैनियन रदनक चीरफाड़, और इंसिजर कृतक काटना इंसिजर। ये याद रखना। आगे इंसिजर, फिर क्रेनियल और फिर मोलर, और पहले प्रीमोलर फिर मोलर। ये याद सूत्र ट्रिक याद रखना। 21-23 दंत सूत्र हैं। 21-23 ICPM इंसिजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलर। 21-23 दंतों की संख्या इंसिजर 2 × 4 = 8 यानी कि 4 से गुणा करना सबको। 21-23 याद रखना। और C 1 × 4 4 और प्रीमोलर 2 × 4 8 और मोलर 2 × 4 = 12। ठीक है। बच्चों के दांत। बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। ICM यानी कि 2 बार आते हैं। 20 कुल दांत आते हैं। प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं आता है। ICM आता है, यानी कि इंसिजर, कैनियन और मोलर। प्रीमोलर बच्चों में नहीं आता है। 8 4 8 यानी कि 20 कुल दांत। और मनुष्य में 20 दांत 2 बार आते हैं। यानी कि मनुष्य में 20 दांत कितने बार आते हैं? तो 2 बार आने वाले दांत 20 दांत होते हैं। ICM मनुष्य में 32 - 20 12 एक बार आते हैं। यानी कि 12 दांत मनुष्य के जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। यानी कि एक ही बार 12 दांत आते हैं मनुष्य के जीवन में। प्रीमोलर और मोलर प्रीमोलर और 8 और मोलर 4 अकल जाट बुद्धिमत्ता वाला दांत। यानी कि 12 स्थायी दांत होते हैं। 12 के ऐसे दांत होते हैं तो 12 स्थायी दांत होते हैं। अस्थायी नहीं होते हैं, ये एक ही बार आते हैं। यानी कि 12 स्थायी दांत होते हैं। मच्छर में कितने दांत होते हैं? तो 47 दांत होते हैं। मच्छर में कितने दांत होते हैं? तो मच्छर में 47 यानी कि 47 दांत होते हैं। हाथी में 26 दांत। हाथी में 26 दांत और दांत आई होता है। यानी कि हाथी में 26 दांत और दांत इंसिजर होता है। यानी कुत्ते में चाइल्ड में 28 और एडल्ट में 42। यानी कि बच्चे में तो 28 होते हैं कुत्ते में, और एडल्ट में 42 होते हैं। बिल्ली में चाइल्ड में 26 होते हैं और एडल्ट में 30 होती हैं।
यानी कि चाइल्ड में तो 26 और एडल्ट में 30 होती हैं। शेर के मुंह में 30 दांत होते हैं। शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? 30 दांत होते हैं। और डॉल्फिन में 250 से भी अधिक होते हैं। डॉल्फिन में 250 से अधिक, शेर में 30 और बिल्ली में 26-30 याद रखना। बिल्ली में 26-30 और कुत्ते में 28-42 और हाथी में 26 और मच्छर में 47 याद रखना। हाथी में 26 और कुत्ते में 28-42 और बिल्ली में 26-30 बिल्ली में। और शेर में 30 और डॉल्फिन में 250। और चूहे अपने इंसिजर दांत को मेंटेन करने के लिए लगातार वस्तुओं को करता रहता है। यानी कि चूहे अपने इंसिजर दांत को मेंटेन रखने के लिए लगातार वस्तुओं को करता रहता है। दांत का बाहरी आवरण इनेमेल का होता है। यानी कि दांत का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इनेमेल का होता है, जो शरीर का सबसे मजबूत दांत होता है। यानी कि शरीर का सबसे मजबूत दांत इनेमेल होता है, जो कि दांत का बाहरी भाग होता है। CaCO3 प्लस CaPO4 CaCO3 प्लस CaPO4 CaCO3 प्लस CaPO4। जीभ एक कंकाली मांसपेशी अंग है। यानी कि जीभ कौन सा अंग है? तो जीभ एक कंकाली मांसपेशी अंग है। जीभ एक कंकाली मांसपेशी अंग है। जीभ की लंबाई कितनी है? तो जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जीभ गले की हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। जीभ गले की कौन सी हड्डी से जुड़ी होती है? तो जीभ गले की हायोड हड्डी से जुड़ी हुई होती है। हायोड हड्डी से जुड़ी होती हैं। जीभ पर स्वाद नलिकाएँ पाई जाती हैं। यानी कि जीभ पर स्वाद नलिकाएँ पाई जाती हैं। जीभ के कार्य स्वाद बताता है और भोजन व लार को मिक्स करता है और स्वाद बताता है। ये देखना, जीभ के आगे आगे मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, प्याज, लहसुन। यानी पहले मीठा आएगा, फिर नमकीन आएगा, फिर खट्टा आएगा, फिर कड़वा आएगा, फिर प्याज लहसुन सबसे बाद में आएगा। और हायोड ग्रंथ से जुड़ी होती है। यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, प्याज, लहसुन। यानी कि मीठा, नमकीन, खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। जीभ खुरदरी होती है क्योंकि इसमें पेपेलिक सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। PAPILLAG पेपेलिक सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। जो जीभ खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इसमें पेपेलिक सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। इसलिए जीभ खुरदरी होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पेपेलिक फिल्म फॉर्म सबसे छोटी होती है। फिल फॉर्म सबसे छोटी होती हैं। और FUNGI फिंज फॉर्म सबसे बड़ी स्वाद नलिकाएँ फिंग फॉर्म सबसे बड़ी स्वाद नलिकाएँ होती हैं। और फिल फॉर्म सबसे छोटी होती हैं। और फंग फॉर्म सबसे बड़ी स्वाद नलिकाएँ होती है। और फेल्टेड वयस्क में नहीं होती हैं। यानी कि फेल्टेड वयस्क में नहीं होती हैं। और FALIADE फ्लेयर्ड वयस्क में नहीं होती हैं। और क्रेमियम स्वाद नलिकाएँ नहीं होती हैं। यानी कि क्रेमियम में स्वाद नलिकाएँ नहीं होती। ये देख लेते हैं। यानी कि फेल्टेड वयस्क में नहीं होती हैं और स्वाद नलिकाएँ नहीं होती हैं। यानी कि फिल फॉर्म में स्वाद नलिकाएँ नहीं होती हैं। और सबसे छोटी फिल्म फॉर्म होती हैं। सबसे छोटी होती हैं। और फेंजी फॉर्म सबसे बड़ी स्वाद नलिकाएँ होती हैं। FUNGI फेंजी फॉर्म सबसे बड़ी स्वाद नलिकाएँ होती हैं। और मुख के अंदर लारी ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? तो युग्म तो 3 और इंटू 2 6 होती हैं। मुख के अंदर लारी ग्रंथियाँ 3 इंटू 2 6। पैराडाइड, सबलीगल और सबमेंडिबल। पैराटिड ग्रंथि सबलीगल और सबमेंडिबल। पैराटिड ग्रंथि और सबलीगल और सबमेंडिबल कान के पास होती हैं। यानी कि पैराटाइड ग्रंथि किसके पास होती है? तो कान के पास होती है। पैराटिड ग्रंथि कान के पास होती हैं। और सबलीगल जीभ के नीचे होती हैं। यानी कि जीभ के नीचे होती हैं सबलीगल। और सबमेंडिबल निचले जबड़े में होती हैं। यानी कि निचले जबड़े में सबलीगल।
सब लिगल निचले जबड़े में होती हैं। निचले जबड़े में कौन सी होती है? तो निचले जबड़े में कौन सी लारी ग्रंथि है? तो सब ग्रंथि निचले जबड़े में होती हैं। और सब लिंगुअल ग्रंथि जीभ के नीचे होती है। सब लिंगुअल ग्रंथि जीभ के नीचे होती है। वो पेरा आर्टिड ग्रंथि कान के पास होती है। और सबसे बड़ी ये लारी ग्रंथि कौन सी है? तो पेराटिड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि कान के पास होती है। यानी कि सबसे बड़ी लारी ग्रंथि पेराटिड ग्रंथि जो कि कान के पास होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि ये सबलिंगुअल है जो कि जीभ के निचले भाग में होती है। सबसे छोटी ग्रंथि सबलिंगुअल है ग्रंथि है जो कि जीभ के निचले भाग में होती है। और यह 75% लार बनाती है। यानी कि 75% लार कौन बनाती है? तो सब मैंडिबल ग्रंथि 75% लार बनाती है। सब मैंडिबल ग्रंथि 75% लार बनाती है। लार का संगठन पानी में 90 से 95% होता है। यानी कि लार का संगठन पानी में कितना होता है? तो लार का संगठन पानी में 90 से 95% होता है। 90 से 95% पानी में होता है। पानी प्लस श्लेष का प्लस खनिज। लाइसोसोम सूक्ष्म जीवों को मारता है। यानी कि लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो सूक्ष्म जीवों को मारना लाइसोसोम का कार्य है। 2 मिनट ठहरना है। लार का पीएच कितना होता है? तो लार का पीएच 6.2 से 7.6 अम्लीय प्रकृति का होता है। औसतन 6.7 होता है। यानी कि लार का पीएच कितना होता है? तो 6.2 से 7.6 होता है। 6.2 से 7.6 मुख में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। यानी कि मुख में कौन सी एंजाइम पाई जाती है? तो मुख में टाइलिन एंजाइम इमाइलेज पाई जाती है। मुख में टाइलिन इमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। टाइलिन इमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। यानी कि मुख में टाइलिन एंजाइम इमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। यह भोजन को पचाता है। यानी कि भोजन को मुख में कौन पचाता है? तो टाइलिन इमाइलेज पचाता है। मुख में भोजन को टाइलिन इमाइलेज पचाता है। मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। मुख में केवल किसका आंशिक पाचन होता है? तो मुख में केवल कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। स्टार्च TA+ पाचन मोल्टोज स्टार्च TA+ मोल्टोज कार्बोहाइड्रेट मुख में भोजन को 2 प्रकार हो जाते हैं। यानी कि पचा भोजन प्लस अपचा भोजन बोलस कहलाता है। यानी कि मुख में भोजन के कितने प्रकार हो जाते हैं? तो मुख में भोजन के 2 प्रकार हो जाते हैं। एक तो है पचा भोजन या दूसरा है अपचा भोजन। दोनों मिलकर बोलस का निर्माण करते हैं। बोलस जिसे बोलस कहते हैं। आधा पचा और आधा अपचा को बोलस कहते हैं। भोजन नलिकाओं की लंबाई कितनी है? तो भोजन नलिकाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। भोजन नलिकाओं की लंबाई कितनी है? तो भोजन नलिकाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। फूड पाइप खाना नीचे क्रम कुंचन प्रक्रिया द्वारा जाता है। यानी कि खाना नीचे किस प्रक्रिया द्वारा जाता है? तो क्रम कुंचन प्रक्रिया द्वारा खाना नीचे जाता है। कार्य भोजन में पायरिस और से स्टोमेज तक पहुँच जाती है। यानी कि कार्य भोजन को पाइनेक्स से स्टोमच तक पहुँचाती है। स्टोमेज पेट आमाशय आकार जे का होता है। यानी कि पेट आमाशय स्टोमेज का आकार जे जैसा होता है। आमाशय 3 छेद पाए जाते हैं। कार्डियक फंडस पाइलोरिक क्षेत्र। यानी कि आमाशय में कितने छेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कार्डियक फंडस और पाइलोरिक क्षेत्र। कार्डियक फंडस पाइलोरिक क्षेत्र। फूड पाइप फंडस क्षेत्र में इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। यानी कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो फंडस क्षेत्र में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पाचन जाती हैं। यानी कि पाचन जाती हैं। और छोटी आंत से, यानी कि फूड पाइप और छोटी आंत से, और इसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फंडस क्षेत्र में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पाचन जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ 2 कोशिकाएँ होती हैं। जठर ग्रंथियाँ की कितनी कोशिकाएँ होती हैं? एक तो पेरिटल कोशिका और एक पेप्टिक कोशिका। एक तो PERITEL पेरिटल कोशिका और पेप्टिक कोशिका। पेरिटल कोशिका ये HCl को स्रावित करता है। यानी कि HCl को स्रावित कौन करता है? तो पेरिटल कोशिका
पेरिटल कोशिका HCl को स्त्रावित करता है। पेप्टिक कोशिका एंजाइम स्त्रावित करता है। पेप्टिक कोशिका एंजाइम स्त्रावित करती हैं और HCl प्लस पेप्सिनोजन प्लस पोरोनिन प्लस जल मिलकर जठर रस का निर्माण करते हैं। यानी कि HCl का pH 7 होता है। प्रबल अम्ल 1 से 8 pH। यानी कि HCl यह त्वचा को जलाने में सहायक होता है। यानी कि HCl त्वचा को जलाने में सहायक होता है। यानी कि त्वचा को जलाने के लिए HCl सहायक होता है, लेकिन यह जलती नहीं। यानी कि HCl त्वचा को जलाने में सहायक होता है लेकिन जलती क्यों नहीं है? तो इसका कारण है कि आमाशय में श्लेष्मा परत होती है। आमाशय में कौन सी परत होती है जिस कारण नहीं जलती है? तो श्लेष्मा परत होती है। श्लेष्मा परत होती हैं जो आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि आमाशय में श्लेष्मा परत होती है जो आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। श्लेष्मा परत की प्रकृति क्षारीय होती है। श्लेष्मा परत की प्रकृति कैसी होती है? तो श्लेष्मा परत की प्रकृति क्षारीय होती है और HCl का कार्य यह सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। यानी कि HCl सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, यह एंजाइम को सक्रिय करता है। यानी कि HCl एंजाइम को सक्रिय करता है और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। एक पे है पेप्सिनोजन असक्रिय, HCl प्लस पेप्सिन सक्रिय। पोरेनिन अक्रिय, HCl प्लस रेनिन सक्रिय। आमाशय में अम्लता एसिडिटी बढ़ा देता है। HCl आमाशय में अम्लता और एसिडिटी बढ़ा देता है। HCl आमाशय में प्रोटीन व केसिन का आंशिक पाचन होता है। यानी कि आमाशय में प्रोटीन व केसिन का आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन पॉप्सिन पेपेटिड और केसिन रेनिन पेप्टाइड मिल्क प्रोडक्ट। आमाशय में आधा पचा भोजन क्राइम कहलाता है। आमाशय में आधा पचा भोजन व प्लस आधा अपचा भोजन क्या कहलाता है? तो क्राइम कहलाता है। काइम कहलाता है, क्राइम नहीं, काइम कहलाता है। आमाशय में 1.5 से 1.8 के मध्य pH होता है। आमाशय में कितना pH होता है? तो आमाशय में 1.5 से 1.8 के मध्य pH होता है। 1.5 से 1.8 के मध्य pH होता है। अब पढ़ते हैं छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.25 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो 6 से 6.25 सेंटीमीटर लंबी है। 6 से 6.25 मीटर लंबी है। इसका व्यास 1 इंच या 2.5 इंच होता है। यानी कि इसका व्यास कितना होता है? तो व्यास तो 1 या 2.52 सेंटीमीटर व्यास होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.25 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। यानी कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग ड्यूनेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूनेनम, जेजुनियम, इलियम। ड्यूनेनम, जेजुनियम, इलियम, DJI। यानी कि ड्यूनेनम में पूर्ण खाना का पचना। यानी कि ड्यूनेनम में पूर्ण खाना का पचना। पूर्ण खाना यकृत व आमाशय, यकृत को लीवर कहते हैं। और जेजुनम और इलियम में अवशोषण होता है। अवशोषण जेजुनम और इलियम में होता है। जेजुनम और इलियम में होता है। देखते हैं, ये है तो आमाशय, ये अग्न्याशय, ये DJI। यानी कि ड्यूनेनम और जेजुनम और इलियम। ड्यूनेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत जे और पित्ताशय I और यकृत D। याद रखना, यकृत पहले आएगा, छोटी आंत बाद और पित्ताशय। और डिनेनम, जेजुनम और इलियम। जेजुनम और इलियम का अवशोषण होता है और ड्यूनेनम में पूर्ण खाना पचता है। यानी कि ड्यूनेनम जहाँ पर पूर्ण खाना पचता है, अग्न्याशय आ जाता है, फिर आमाशय आ जाता है। भोजन लीवर का अग्न्याशय में कमी नहीं किया जाता। भोजन लीवर व अग्न्याशय में कभी नहीं जाता। यानी कि
भोजन लीवर में नहीं जाता एक, और अग्न्याशय दोनों में नहीं जाता। लीवर और अग्न्याशय में भोजन कभी नहीं जाता। लीवर व अग्न्याशय में भोजन कभी नहीं जाता। लीवर व अग्न्याशय में भोजन कभी नहीं जाता है। लीवर व अग्न्याशय छोटी आंत में रस स्रावित करते हैं जो पाचन में सहायक है। यानी कि लीवर व अग्न्याशय छोटी आंत में रस स्रावित करते हैं जो पाचन में सहायक है। लीवर व अग्न्याशय छोटी आंत के ड्यूनेनम भाग से जुड़े होते हैं। लीवर व अग्न्याशय छोटी आंत के ड्यूनेनम भाग से जुड़े होते हैं।